सो नाउ क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? लेट u वेक्टर एंड b वेक्टर बी यूनिट वेक्टर्स इफ w वेक्टर इज अ वेक्टर सच दैट w plus w cross u is equal to v vector, then prove that u cross v dot w mod less than or equal to half, and that the equality hold if and only if u vector is perpendicular to v vector. Okay, so now question number 26. u और v यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, so mod of v should be 1, और इंफॉर्मेशन दे रखी है w वेक्टर प्लस w क्रॉस u इज इक्वल टू v वेक्टर। तो हमें प्रूफ करना है u क्रॉस v डॉट w लेस देन और इक्वल टू हाफ। ठीक है, और इक्वलिटी होल्ड करेगी जब u एंड v परपेंडिकुलर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ देखो, हमें u क्रॉस v डॉट w चाहिए, है ना। तो हमने क्या किया, इसका जो डॉट है वो v के साथ डॉट किया, तो ये हो गया w डॉट v, और ये हो जाएगा w क्रॉस u डॉट v। ठीक है, और ये हो जाएगा v डॉट v। इसका मॉड कितना है 1, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ से w u v का बॉक्स, ये बॉक्स हो गया, तो बॉक्स कितना आ गया 1 माइनस w डॉट v। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। और u v w चाहिए हमें, तो इसको हम लिख सकते हैं u v w का बॉक्स, तो यही आपका 1 माइनस w डॉट v हो गया। तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ u v w का बॉक्स 1/2 से या हाफ के बराबर, उससे छोटा या उसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो w डॉट v कैसे ला सकते हैं हम? ठीक है, फिर से इसको हमने यूज किया, हमें ये डॉट चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है w क्रॉस u इज इक्वल टू v वेक्टर माइनस w वेक्टर, इसको उधर ले गए। ठीक है, अब इसके यदि मॉड की बात करें तो w क्रॉस u का मॉड और इसका मॉड ये भी बराबर होना चाहिए। यदि वेक्टर बराबर है तो इसका स्क्वायर भी बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया u का मॉड कितना है 1, तो w का मॉड उसका स्क्वायर w और उनके बीच का एंगल साइन स्क्वायर थीटा। u और w के बीच का एंगल क्या मान लिया हमने, थीटा। तो w आपका वेक्टर, एक वेक्टर जो है वो वेरी कर रहा है, तो थीटा भी वेरी करेगा। ये हो गया v का स्क्वायर, वो कितना है 1 प्लस w के मॉड का स्क्वायर ये माइनस 2v डॉट w। ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमें ये चाहिए, तो v डॉट w की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, तो बॉक्स ऑफ u v w ये आ जाएगा 1 माइनस, इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस w स्क्वायर माइनस w स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये पूरी कहानी आ गई 1 माइनस w स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये पूरी कहानी निकल के आ गई 1 माइनस w स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ध्यान से u v w का बॉक्स, यही आपसे पूछा गया है कि इसका बॉक्स आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, w स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, हमेशा w स्क्वायर से छोटा, और ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा आपका वेरी करेगा 0 से 1 तक, तो ये जो वैल्यू वेरी करेगी, ये w क्या है, w वेक्टर है उसका मॉड। ठीक है, तो इसमें इसको माइनस करूं मैं, तो माइनस w स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका माइनस w स्क्वायर से 0। ठीक है, अब इसमें 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 1 माइनस w स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस w स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कहानी हमेशा हाफ या हाफ से छोटी आ गई। ये पूरी कहानी जो लिखी है 1 माइनस w स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हाफ या हाफ से छोटी होगी, यही आपको प्रूफ करना था। तो u v w हाफ या हाफ से छोटा, तो इसके ये तो पॉजिटिव, ये जो है हाफ से छोटा, यदि हम मॉड लगाते तो ये कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके हाफ तक, यही आपको प्रूफ करना था। यदि मॉड लगा देता हूं, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है इधर। तो हेंस प्रूफ। आगे बात समझ में? ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देखो u और w के बीच का जो एंगल लिया है और उसका जो मॉड है वो वेरी करेगा, w वेक्टर हमने कोई माना है, तो उसके हिसाब से ये इनइक्वलिटी आ रही है। ठीक है, अब उसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगी। इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब कि इसकी वैल्यू हाफ हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू हाफ कब होगी,
ये वैल्यू हाफ कब होगी? जब कॉस थीटा 0 होगा। कॉस थीटा 0 मतलब इनके बीच का जो एंगल होगा u और w के बीच का, वो 90 डिग्री हो जाए, मतलब u वेक्टर परपेंडिकुलर टू w वेक्टर। आ रही बात समझ में? अब इसको फिर से देखो आप, हमें तो क्या बताना है, u और v परपेंडिकुलर, तब ये बताना है कि इक्वलिटी होल्ड करे, कोई दिक्कत नहीं। तो जब कॉस थीटा 0 हो रहा है मतलब u डॉट w कितना हो रहा है? 0। ठीक है, परपेंडिकुलर बोलो या ऐसे बोलो एक ही बात है। इसको मैंने u से डॉट किया तो ये हो गया u डॉट w, और ये कितना हो जाएगा? 0, और ये हो जाएगा u डॉट v। ये कितना है? 0, तो u डॉट v कितना हो गया? 0। सो दैट मीन्स u इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर। तो इक्वलिटी कब होल्ड कर रही है? जब u और v आपके परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है देखो। Let AB vector is 3 I cap minus j cap, AC vector and DE cap given है। The area of the shaded region in the figure is, okay। Question number 27। AB वेक्टर है 3 I cap minus j cap, AC वेक्टर 2 I cap plus 3 j cap and DE वेक्टर is equal to 4 I cap minus 2 j cap। और जो डायग्राम दे रखा है कुछ ऐसा दे रखा है, A B C D E, तो इसका एरिया निकालना है हमें। आगे बात समझ में? तो ए बी ए सी सब कुछ दे रखा है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्या बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, सुन, ए बी वेक्टर हमें पता है, ए सी वेक्टर पता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, और बी सी वेक्टर, हमें डी वेक्टर भी पता है, ये डी वेक्टर भी पता है। ठीक है, सुनो ध्यान से, एक मिनट, डी वेक्टर को आप डायरेक्शन इधर लो, ईडी वेक्टर हमने बोल दिया, ये ईडी वेक्टर हो गया, डायरेक्शन चेंज कर दी तो। ठीक है, ओके, नाउ बीईडी का एरिया वेक्टर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी काम, मान लो ये जो है बीईडी, इसके एरिया वेक्टर को हमने बोल दिया A1 वेक्टर, और ट्रायंगल डीसी का एरिया वेक्टर को हमने बोल दिया A2 वेक्टर। मतलब ये पूरा क्या हो गया, A2 वेक्टर, इस ट्रायंगल का एरिया वेक्टर को, इस ट्रायंगल के एरिया वेक्टर को क्या बोल दिया, A1 वेक्टर। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि A1 वेक्टर जो होगा हम कैसे लिखते हैं, ED क्रॉस EB, ED क्रॉस EB। ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखते हैं, एक वर्टेक्स से दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका हाफ। ठीक है, इसका मॉड ले लूंगा तो उस ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा हमें। तो यहां पर मॉड की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहां पर एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही A2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, A2 जो है वो आपका हो जाएगा ED क्रॉस EC, ED क्रॉस EC डिवाइडेड बाय 2, ये एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, इधर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, और इसका मॉड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED। तो इन दोनों का सम निकालना है, दोनों का मैग्नीट्यूड का सम। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको ED वेक्टर तो पता है, DE पता है, तो हमें ED पता है, भाई माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ED आ गया। ठीक है, बट EB और EC नहीं पता, EB और EC नहीं पता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या लगेगा, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि मैं देखूं ED क्रॉस EB की डायरेक्शन किधर होगी, ED क्रॉस EB, ये ED हो गया, ये आपका EB हो गया, तो इसकी डायरेक्शन ED क्रॉस AB ऊपर की तरफ। तो A1 वेक्टर जो है वो प्लेन के डॉट का मतलब ऐसा है, A1 वेक्टर आपका। ठीक है, इधर क्या किया हमने, ED क्रॉस EC, तो ED क्रॉस EC, ED क्रॉस EC, तो A2 वेक्टर कहां जा रहा है, प्लेन के अंदर। तो A1 वेक्टर और A2 वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। बोलो, आई बात समझ में नहीं आई, बात समझ, बोलो भाई,
जो भी हो बताओ। एक बार फिर से, ईडी क्रॉस ईबी, A1 की डायरेक्शन किधर आ गई, ऊपर। ईडी क्रॉस ईसी, वेक्टर की डायरेक्शन किधर जा रही है, प्लेन के अंदर, मतलब ये प्लेन के अंदर वेक्टर जा रहा है इधर, और ये प्लेन के बाहर आ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है भाई, हमें जो निकालना है वो हमसे पूछा गया है कि आप ये निकालो, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, सॉरी इसका मॉड और इसका मॉड, तो A1 वेक्टर का मॉड और A2 वेक्टर का मॉड आपसे पूछा गया है। A1 वेक्टर का मॉड और A2 वेक्टर का मॉड पूछा गया है। मैं यदि आपसे बोलूं कि इसको हम लिख दे A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर का मॉड, तो ये गलत है, तो ये गलत है। कारण, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, यदि मैं इसको लिखना भी चाहूं तो क्या लिखूंगा, अच्छा A1, इसको हमने बोल दिया A1 प्लस A2, मतलब एरिया वेक्टर हटा दिया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बोल दिया A1, इसका मैग्नीट्यूड क्या बोल दिया A2, तो ये लिखा होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2, उनके बीच का एंगल 180 डिग्री, तो cos -1, तो ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है A1 माइनस A2, बट हमें तो एरिया को ऐड करना है, कंफ्यूज मत होना। A1 का मतलब है इसका एरिया, इसके एरिया को हमने बोला A2, तो हमें क्या चाहिए A1 प्लस A2। आ रही बात समझ में, इस एरिया को बोल दिया, इसका मॉड A1, जैसे हम A वेक्टर बोलते हैं ना, तो इसका मॉड को क्या लिखते हैं, हम A लिखते हैं ना, तो वैसे ही A1 वेक्टर का मॉड को हमने बोला A1 A2। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर दे कि A1 प्लस A2 दोनों वेक्टर के को इनका मॉडुलस निकाल ले, तो वो क्या आ रहा है A1 माइनस A2। हमें क्या चाहिए A1 प्लस A2, तो A1 प्लस A2 कब मिलेगा, जब हम A1 माइनस A2 वेक्टर करें, क्योंकि इसका मॉडुलस हो जाएगा A1 का इसके मॉड का स्क्वायर, इसके मॉड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2, और उनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, तो -1 cos 180 -1, तो ये निकल के आएगा A1 प्लस A2। तो हमें यदि इन दोनों के एरिया का सम निकालना है तो वो होगा A1 माइनस A2 का, A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर का मॉड। आगे बात समझ में, तो A1 माइनस A2 कर देते हैं, तो ये हो गया ED क्रॉस EB बाय 2 माइनस ये हो गया ED क्रॉस EC बाय 2। ठीक है, इधर से तो दिस इज नथिंग बट A1 प्लस A2, अभी देखा हमने कैसे। ओके, तो यहां पर ED वेक्टर कॉमन आ रहा है डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया EB वेक्टर माइनस EC वेक्टर। ठीक है, का मॉड, सॉरी क्रॉस भी आएगा ना, हाँ, तो ED वेक्टर कॉमन लिया तो EB माइनस EC हो गया। ठीक है, अब A1 प्लस A2 आपका जो एरिया है ये निकालना आपको, तो ED वेक्टर बाय 2, ये लिखा हुआ है EB वेक्टर माइनस EC वेक्टर को हम लिख सकते हैं CE वेक्टर। ठीक है, अरे माइनस EC को हम C लिख सकते हैं ना, तो EB प्लस C, EB प्लस C, या ऐसे बोलो C CE, बोले तो ये डायरेक्शन, फिर E से कहां गए, C से E गए, फिर E से कहां गए B की तरफ। आगे बात समझ में, तो क्या ये आपका CB वेक्टर बन गया क्या, मतलब ये हुआ C, ये हुआ EB, C E और B, तो C ये हुआ EB ये हुआ, तो ये हम ट्रायंगल रूल से बोल सकते हैं कि ये जो है आपका CB वेक्टर है। आगे बात समझ में, सो A1 प्लस A2, इसको आप कहाँ सॉल्व करें, ऊपर सॉल्व करते हैं। सो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू ED वेक्टर क्रॉस EB प्लस C, क्या बन गया EB प्लस C बन गया आपका CB वेक्टर बाय 2 का मॉड। क्या ED वेक्टर आपको पता है, अच्छा ED वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस D वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, और CB वेक्टर को लिख सकते हैं BC वेक्टर, या ऐसा लिखना भी चाहते हो कोई माइनस बाहर निकाल के इसको हो जाएगा ये प्लस, तो BC वेक्टर बाय 2। अब D वेक्टर हमें पता है, D वेक्टर क्या है हमारे पास, अच्छा BC वेक्टर निकालना है, BC वेक्टर भी हमें नहीं पता है, तो बट AB और AC दे रखा है, तो BC वेक्टर आपका हो जाएगा, यहां से चलो तो माइनस AC प्लस AB, CB हो गया, तो माइनस AC, या हमने क्या बोल दिया वहां पे BC बोल दिया ना, तो BC को क्या लिख सकते हैं हम, यहां से चलो
तो BC वेक्टर आपका हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, B से C चलना है तो इधर से भी चल सकते हैं, तो माइनस ये हो गया BA, या BA वेक्टर बोल दो या फिर माइनस AB वेक्टर बोल दो प्लस AC वेक्टर। आगे बात समझ में? तो BC वेक्टर आपका हो गया माइनस AB वेक्टर माइनस प्लस ये, तो माइनस I कैप और प्लस 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 4J कैप। आगे बात समझ में? तो BC पता चल गया, आपके पास D है तो इसका क्रॉस, तो 1/2 ये हो गया I कैप J कैप K कैप, और D जो है वो है 4 -2 0, BC जो निकाला हमने वो निकाला -1 4 0, इसका मॉड। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 K कैप के साथ आ गया 16 प्लस 16 - 2 14, तो उसका मॉड 14 K कैप आ गया, तो मॉडुलस कितना हो गया 14। सो आंसर इज इक्वल टू 7। आगे बात समझ में? यहां पर इंपॉर्टेंट ये था कि ये लिखा, उसके बाद हम निकालना क्या चाह रहे हैं, ये निकालना चाह रहे हैं, तो ये कब आएगा प्लस करने पर, तो क्योंकि इस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हमें मॉड A1 - A2 का मॉड निकालना पड़ा, वो आपको A1 + A2 देगा, मतलब एरिया का सम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27, नाउ क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, assuming the plane 4x - 3y + 7z = 0 to be horizontal, find the equation of the line of greatest slope through the point 2, 1, 1 in the plane 2x + y - 5z = 0। ठीक है, सो 28 इसमें फंडा क्या है, सबसे पहले तो आप समझो कि ये बोलना क्या चाह रहा है। आपको ये पता होना चाहिए है ना, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके होते हैं, पर फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। जो नीचे वाला प्लेन है उसको ऐसे समझो कि वैसा है, ठीक है, नीचे वाला जो प्लेन है उसको हॉरिजॉन्टल बोला है, 4x - 3y + 7z। ठीक है, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप थ्रू द पॉइंट। और ये जो ऊपर वाला प्लेन है ये वाला, इसको हमने, अच्छा नीचे वाले को हमने डॉटेड कर दिया, डॉटेड मतलब ऐसा ऐसा खड़ा प्लेन है। ठीक है, 2x + y - 5z = 0, इधर 0। बोलना क्या चाह रहा है, ध्यान से समझना। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया, एक दूसरा प्लेन आपके पास ये है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एक दूसरा प्लेन है। अब इस प्लेन पर एक लाइन है, वो लाइन हमें वो बतानी है जो इसका स्लोप ग्रेटेस्ट हो, किसके कंपैरिजन में। यदि इसको हॉरिजॉन्टल माना है तो इसके हिसाब से उसका स्लोप मैक्सिमम होना चाहिए। तो वो कौन सी लाइन होती है, जो जैसे मैं ये बोलूं कि ये प्लेन है हॉरिजॉन्टल और ये दूसरा प्लेन है, ठीक है, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मान लो ये आ गई, ये दूसरा प्लेन ऐसे जा रहा है ना, तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ गई। तो ग्रेटेस्ट स्लोप की लाइन कब मिलेगी, जब ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, कब मिले, जब वो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर हो। पता होना चाहिए है ना, नहीं पता है तो आप इसको ऐसे करो कि ये लाइन ली हमने, आप इधर से लेके देखो, जब तब स्लोप निकालो, जब इधर लो, थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो कि यहाँ पर एक प्लेन इमेजिन करो, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया आपका, इधर एक प्लेन है, समझना। ठीक है, तो ये जो लाइन है उस प्लेन पे मूव कर रही है। ठीक है, तो आप लाइन, अच्छा जो लाइन है वो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को तो इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि इस प्लेन पे आ रही है लाइन, ऐसा थोड़ी कितनी है, तो ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है। ठीक है, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये प्लेन में मूव करा रहे हैं, जो ऐसा प्लेन है उसमें। ठीक है, तो अब उसको लाइन को ऐसा लो, इधर लो या इधर लो, स्लोप कम आएगा, मैक्सिमम कब आएगा, जब वो लाइन इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर हो तब। आगे बात समझ में? तो आपके पास ये दो दे रखे हैं, और उसने एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि वो किस पॉइंट से पास हो रही है, 2, 1, 1। तो वो लाइन इस प्लेन में होगी, और वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो ये है इसके परपेंडिकुलर होगी, 2, 1, 1। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन रेशो हमने ले लिए ABC, उस लाइन के डायरेक्शन रेशोज ले लिए ABC, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो फिर क्या करें, सबसे पहली बात तो ये जो लाइन है, ये लाइन जो है इस प्लेन में आ रही है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा और इस लाइन के जो
की जो डायरेक्शन होगी दोनों परपेंडिकुलर, तो इसका और इसके नॉर्मल के साथ डॉट जीरो, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है 2 1 -5, तो 2a प्लस b माइनस 5c इज इक्वल टू 0। नॉर्मल वेक्टर आपको लिखना आना चाहिए, है ना, ठीक है। अब एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की डायरेक्शन में एक वेक्टर हमें पता होता है, तो वो वेक्टर क्या होता है कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है 2 1, तो इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर मान लो बी वेक्टर ले लिया, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी भाई, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की डायरेक्शन में वेक्टर हमें पता होता है कैसे, क्या होता है भाई, देखो ये एक प्लेन है, चलो दो प्लेन ले लो, एक ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ठीक है। तो ये जो है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, दिख रही है सबको, ये मतलब जहां से पेज मुड़ा है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी दोनों प्लेन के लिए। तो उसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर यदि हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर, दोनों का यदि आप क्रॉस लेते हो तो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर आएगा उसका क्रॉस, तो वो जो वेक्टर आपको मिलेगा इस लाइन के परपेंडिकुलर, लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर मिल जाएगा। ओके, तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है 2 1 -5, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है 4 -3, एंड ये कितना है, आई थिंक 7 है, नहीं 4x - 3y + 7, हाँ ठीक, ये 7 है। सो इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर हमारे पास आ गया ये, तो ये हो गया 7 -15, तो 7 - 15 -8 -j के साथ आ गया 14, ये हो गया 14 है ना, और ये हो गया 20, तो 34, अच्छा कैलकुलेशन हो सकता है, ये हो गया -6 -4 -10, ठीक है। तो बी वेक्टर आपके आ गया यहाँ से कुछ, तो हमारे पास जो डायरेक्शन है बी वेक्टर आ गया। डायरेक्शन निकालना है तो इसको हम -2 यदि कॉमन निकाले तो भी काम चल जाएगा, तो बचा यहाँ पर 4, यहाँ बचा 17 और यहाँ बचा 5, तो इसका डॉट इसकी डायरेक्शन में, अच्छा बी वेक्टर लेते, बी ऑलरेडी ले चुके हैं तो टी वेक्टर बोल दो। अच्छा -2 से हम इसको डिवाइड भी करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें लाइन की डायरेक्शन चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड हम चेंज कर रहे हैं, अच्छा लाइन की डायरेक्शन ऐसी हो या ऐसी हो फर्क नहीं, सॉरी वेक्टर की डायरेक्शन लाइन में ऐसे ले या ऐसे ले फर्क नहीं पड़ता ना, हमें तो देखना है कि ये जो वेक्टर है टी वेक्टर और इसकी जो डायरेक्शन वेक्टर है ABC दोनों परपेंडिकुलर होंगे, मतलब ये लाइन और ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो दोनों के डायरेक्शन वेक्टर भी परपेंडिकुलर हुए, तो दोनों का डॉट 0, तो यहाँ से आ गया 4a + 17b + 5c इज इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गया 6a और ये हो गया 18b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a आ गया आपका -3b, a -3b आ गया, यहाँ से देखो तो इसको यहाँ रख दो, तो ये हो गया -6b + b -5c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से c जो है आपका निकल के आ गया -b, तो a भी उसी के टर्म में आ गया, तो ये a, b, c जो आए वो आए आपके, a को रख दिया -3b, ठीक है, b जो है b तो b है और c जो है वो है -b, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो जो इसकी डायरेक्शन वेक्टर है हम यहाँ से हम इसको -b से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 3 -1 और 1, काम खत्म हो गया, आप लाइन में एक डायरेक्शन वेक्टर आ गया 3 -1 और 1 उसके डायरेक्शन रेशियोज है, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x - 2 2, 1, 1 से पास हो रही है, ठीक है, और उसके जो डायरेक्शन रेशियोज क्या है 3 -1 1, तो ये आपकी लाइन आ गई, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है देखो, if two straight lines having DCs L, M and satisfy L plus BM plus CN is equal to 0 and FMN plus GNL plus HLM is equal to 0 are perpendicular, then so that F by A plus G by B plus H by C is equal to 0, ठीक है भाई। देखो
एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू 0 और एफ एम एन प्लस जी एन एल प्लस एच एल एम इज इक्वल टू 0 और डीसी है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितने होंगे, कितना होगा 1। अब उसने बोला है कि ये जो दो लाइन के डीसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो हमें प्रूफ करना है कि एफ बाय जी बाय बी एच बाय सी का सम कितना हो 0। यस ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अभी हमने कुछ पहले क्वेश्चन किया था वो बड़ा आसान था, मेंस का क्वेश्चन था इसलिए, है ना, और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक पहले चेक कर लो, एन को यदि मैं 0 रखूं, एन को 0 रखा तो एल प्लस बी एम कितना हो गया 0, और एन को 0 आपने रखा तो ये और ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो एल 0 हो गया। यदि एल भी 0 हो गया, एन भी 0 हो गया, फिर यहां से एम भी 0 हो जाएगा। तो तीनों 0 तो नहीं हो सकते क्योंकि स्क्वायर का सम कितना है 1, तो एन आपका नॉन जीरो है। समझना बात को, एन नॉन जीरो है तो हमने इसको किससे डिवाइड किया, एन से, तो ये हो गया बी एम बाय एन, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे यहां पर किया हमने, तो ये हो गया, इसको हमने एन स्क्वायर से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, एन स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एफ, एक एन तो कैंसिल हो गया, बचा क्या एम बाय एन, इधर क्या होगा जी, यहां वो क्या बचेगा एल बाय एन, ठीक है, और यहां क्या होगा एच एल बाय एन इंटू एम बाय एन। अब हमने एल बाय एन को क्या लिया अल्फा और एम बाय एन को क्या लिया बीटा, तो हम इन दोनों की मदद से अल्फा बीटा तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि ये इक्वेशन जो है रिड्यूस हो जाएगी ए अल्फा प्लस बी बीटा। अच्छा अल्फा और बीटा सेम ना हो जाए इसलिए हम इसको कुछ अलग ले लेते हैं, इसको ले लिया एक्स, इसको ले लिया वाई, तो ये हो गया एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस जी वाई प्लस एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां देखो आप, ठीक है, अब यहां पर ये इक्वेशन जो है दो वेरिएबल दो इक्वेशन एक्स और वाई में, इससे क्या हुआ, जैसे इसको एक्स और वाई मानने से क्या हुआ कि अब दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल एक्स और वाई, तो उसको हम यहां से फिर निकाल सकते हैं, और फिर बात बचती है कि ये एल एन और एम एन का रेशो आए क्योंकि एक्स और वाई क्या है एल बाय एन और एम बाय एन, तो उसके लिए हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, फिर उसका यूज करेंगे। आगे बात समझ में, तो हमने क्या किया भाई, इसको यहां से किसी एक की वैल्यू y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, तो ये हो गया एफ एक्स प्लस जी, y की वैल्यू कितनी है माइनस सी माइनस एक्स अपॉन में जी, सॉरी जी नहीं, यहाँ से ना माइनस सी अपॉन में बी प्लस एच एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है माइनस सी माइनस एक्स अपॉन में बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो ये हमें एक्स में क्वाड्रेटिक बनते हुए दिख रही है, ठीक है, तो एक्स में क्वाड्रेटिक बन रही है, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या होगा उसकी बात करें बस हम, फंडा क्या लगेगा वो समझना, माइनस एच अपॉन में बी, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट जब मल्टीप्लाई होगा, और कांस्टेंट टर्म क्या आएगा भाई, वो आएगा यहाँ से, मतलब एक्स का कुछ कॉफिशिएंट बनेगा और कांस्टेंट टर्म क्यों चाहिए अभी समझ में आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ से नहीं बनेगा, यहाँ से बनेगा माइनस जी सी अपॉन में बी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कंसेप्ट फंडा क्या है यहाँ पे, इसके दो रूट होंगे x1 और x2, x1 क्या है l बाय एन, तो ये हो गया l1 बाय n1, ये हो गया l2 बाय n2, ठीक है। अब ये जो बताया फंडा मैंने आगे भी कर सकते हो ना, कई इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम आए, और आता है एडवांस में चांस है कि आने के इसके, और मेंस में आएगा तो कुछ सिंपल कर देगा इसको, ठीक है। इसके दो रूट है, तो यहां पर आप मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, L1 अपॉन में N1 इंटू L2 अपॉन में N2, ये क्या हुआ x1 इंटू x2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है इसका माइनस जी एच अपॉन में बी माइनस जी एच बाय बी माइनस ए एच बाय बी, बी भी कैंसिल हो गया,
तो L1 बाय L2 N बाय N2 कितना आ गया, यहां से माइनस माइनस तो G बाय A। अब हमें जो चाहिए उसकी बात करो, ठीक है, B नहीं आ रहा वहां पर, माइनस H बाय B और माइनस ये GH नहीं होगा, GC होगा ना, ये GC होगा, ये होगा अब G इंटू माइनस सी, माइनस GC होगा ये, तो ये होगा माइनस GC, ठीक है। तो ये कहानी जो है वो हो गई GC अपॉन में AH। अब कैसे समझो इसको, L1 बाय L2 N बाय N2 आ गया, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, अभी भी गड़बड़ है कुछ, क्या है गड़बड़, देखो भाई, अच्छा यहाँ हमने गड़बड़ कर दी है कि इसको x लिया है, इसको y लिया है, तो x यहाँ पर ये हुआ, ये gx हुआ और ये y हुआ, ये x हुआ, ये y हुआ, ये अब ठीक है। तो y की वैल्यू जो है यहाँ नहीं रखी जाएगी, ये तो gx ही रहेगा और ये बनेगा f ऑफ y। y की वैल्यू तो सेम थी, क्या थी, माइनस सी अपॉन में माइनस एक्स अपॉन में b। तो अब जो कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट टर्म बनेगा माइनस एफ सी बाई बी। तो यहाँ कहानी हो गई माइनस एफ सी बाय बी माइनस एच बाई बी, तो ये हो गया एफ सी बाय एच। अब ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अब एफ बाय ए इज इक्वल टू एच बाय अपॉन में एच बाय सी। इस ए को ऊपर ले गए, इस सी को नीचे ले आए, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, ये हो गया L1 L2, इसको इधर ले आओ, F बाय ये हो गया N1 N2 H बाय C, ठीक है। अब एग्जैक्टली जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया है, ये हमने किस में क्वाड्रेटिक बनाई, X में। अब आप बनाओ Y में क्वाड्रेटिक, Y में क्वाड्रेटिक बनाओगे, उसके रूट Y1 Y2, मतलब जैसे ये किया है M1 अपॉन में N1 और M2 अपॉन में N2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, तो वहां से जो आएगा आपके पास M1 M2, मतलब वहां क्या बनेगा, M और N में रिलेशन जो आएगा वो आएगा N1 N2 अपॉन में H बाई सी, और M1 M2 जो बनेगा वो बनेगा G बाई बी। क्या करने पर, Y में क्वाड्रेटिक बनाओ, एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो इसको आप ले लो K। अब हमारे पास जो दो लाइन है उनके डायरेक्शन को साइंस क्या है, L1 एक है L1 M1 N1 और दूसरा है L2 M2 N2। यदि ये परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 शुड बी 0। तो L1 L2 क्या रख सकते हैं, F बाय A इंटू K, तो K कॉमन आ जाएगा, तो F बाय A M1 M2 G बाय B N1 N2 H बाय C इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 नहीं हो सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि K तो वेरी कर रहा है, मैं 0 थोड़ी ना। तो आपका आंसर आ गया F बाय A प्लस G बाय, जो आपको प्रूफ करना है। आगे बात समझ में, क्वेश्चन नंबर 29 था ये आपका। तो आगे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आप यही करो, क्वाड्रेटिक बनाओ और वहीं से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन एंड आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन। एक प्लेन चाहिए जिसमें ये लाइन आ रही है, वो लाइन की इक्वेशन है x माइनस 1/2 y प्लस 2y माइनस 3 एंड z बाय 5। ओके, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 2। एक ये मान लो प्लेन बोर्ड में है, अब ये जो प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन ये दे रखा है,
तो इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन है तो इसका हम नॉर्मल वेक्टर ले, मान लो ये जो आपके पास मार्कर है ब्लैक में जो दिख रहा है ये उसका नॉर्मल वेक्टर हुआ, तो नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन में ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है x माइनस वाई प्लस जेड का, तो क्या हो गया 1 माइनस 1 कॉमा 1, वो इसी प्लेन में आ गया। तो प्लेन की इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, उसका नॉर्मल वेक्टर और एक पॉइंट दे रखा है। कैसे, क्योंकि लाइन इसमें आ रही है तो इसका जो पॉइंट है 1 कॉमा माइनस 2, ये 2 ही था ना भाई, y प्लस 2, हाँ ठीक है। तो 1 इस पर एक पॉइंट आ गया, ये 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 0, ठीक है। इसकी डायरेक्शन में हमें वेक्टर पता है, लाइन की डायरेक्शन में क्या है वो 2 कॉमा माइनस 3 कॉमा 5, ठीक है। तो इसका नॉर्मल वेक्टर हम दोनों का क्रॉस ले लें, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसके नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशो ले लो ए बी सी, नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो इसका नॉर्मल वेक्टर जो होगा ऐसा होगा, तो इसका डॉट इसके साथ 0, तो 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। नॉर्मल वेक्टर का डॉट इसके साथ भी 0, तो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2a माइनस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो गया माइनस b, ये हो गया प्लस 3c इज इक्वल टू 0। तो b आपका आ गया 3c सॉरी, b यदि 3c आ गया तो किसी एक इक्वेशन में रख दो, यहां रख दो, b 3c आ गया तो a आ जाएगा आपका 2c। हाँ, तो जो n वेक्टर है वो आपका आ गया 2c, 3c, c, तो उसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर आ गया 2, 3, 1। तो आपका प्लेन आ गया 2, x माइनस पॉइंट कौन सा है 1 प्लस 3, y प्लस 2 प्लस 1 सॉरी z माइनस 0 प्लस z माइनस 2 प्लस 6 प्लस 4, तो 2x प्लस 3y प्लस z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। सॉरी, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है, द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द 4 एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ टेट्राहेड्रन OABC आर गिवन respectively. A point P inside the tetrahedron is the same distance r from the 4 plane faces of the tetrahedron. Find the values of r. Okay, बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये हमने एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस, और ये डॉटेड मतलब बाहर की तरफ एक्सिस जेड ऐसे, ठीक है। OABC है ना, ये O हो गया, A है आपका Z एक्सिस पे 0, 0, 2, B है Y एक्सिस पे, और Z जो है C जो है वो X एक्सिस पे। तो ये जो टेट्राहेड्रन बन रहा है आपका, रोटेट का मतलब ये हवा में बन रहा है ऐसे। तो OABC जो टेट्राहेड्रन बोल रहा है, अब उसने क्या बोला है कि एक पॉइंट P इसके अंदर है, जिसकी डिस्टेंस इन चारों ट्रायंगुलर फेसेस से इक्वल डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस है r, यही बोला इसने। तो वो r बताना है हमें, ठीक है भाई। देखो, अच्छा पॉइंट जो थे वो आपके दे रखे हैं, A जो दे रखा है ये तो ओरिजिन हो गया, A जो दे रखा है वो दे रखा है 0, 0, 2, B जो दे रखा है वो दे रखा है 0, 4, 0, C दे रखा है 6, 0, 0, ठीक है। अब एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी भाई, z इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से समझो, हमने क्या बोला कि जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस z से क्या है, मतलब xy प्लेन बोलो या z इज इक्वल टू 0 से डिस्टेंस किसके बराबर है, r के बराबर। तो पॉइंट P जो आएगा वो आएगा जब x, y, z और पॉजिटिव होंगे, ये बात तो समझ में आती है। तो पॉइंट P की में, जैसे ये xy प्लेन है आपका, ये x एक्सिस है,
समझना ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मैं पॉइंट पी हवा में लूँ, उसकी डिस्टेंस एक्स वाई से बोले तो क्या उसका जेड कोऑर्डिनेट हो गया क्या वो? तो पॉइंट पी का जेड कोऑर्डिनेट क्या हो गया? आर। आगे बात समझ गए? वाई जेड प्लेन, मान लो वाई जेड प्लेन ये है, ये वाई एक्सिस ले, इसको वाई ले लो, इसको वाई ले लो और इसको जेड ले लो, ये ऐसा है। पॉइंट पी की डिस्टेंस में पूछूं तो क्या वो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ क्या? तो उसकी डिस्टेंस तो बराबर किसके बराबर? आर के बराबर है। तो ऐसे ही जो कौन सा प्लेन बच जाता है आपका? एक्स जेड प्लेन। तो एक्स मान लो ये है और जेड, एक्स ये है और जेड ऐसे है, एक्स ये है, जेड ऐसे है। तो यहां से मैं यदि इसकी डिस्टेंस पूछूं तो वो क्या वाई कोऑर्डिनेट हो गया क्या? और एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है, तो पॉइंट पी जो है उसके कोऑर्डिनेट आर कॉमा आर कॉमा आर हो गए क्या? क्योंकि सभी से डिस्टेंस उसने इक्वल दे रखी है। अब ये तो अभी काम नहीं हुआ। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो प्लेन एबीसी से भी इक्वल है, और किसके इक्वल है? वो आर के इक्वल। तो आर हमारा निकल जाएगा, हो गया काम खत्म। बोलो। तो ये जो प्लेन है ए बी सी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन में 6, y अपॉन में 4, z अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। तो इसकी डिस्टेंस, पॉइंट P की डिस्टेंस इस प्लेन से हो जाएगी r/6 प्लस r/4 प्लस r/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1/6 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर का मॉड किसके बराबर है? आर के बराबर। आर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/2। पहले तो इधर से बाहर निकाला तो वो क्या बचा? या फिर ऐसे देखो, इसका एलसीएम कितना हो गया? 12। तो ये हो गया 2r प्लस 3r प्लस 6r माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1/, एक काम करो इसमें से तो 1/2 स्क्वायर बाहर निकाल लो। या फिर ऐसे देखो कि इधर एलसीएम आएगा 30, क्योंकि ये लिखा है 1/36 1/16 प्लस 1/4। ये 1/4 पहले बाहर ही निकाल लो तो बचेगा 1/9 1/4 और 1। तो ये कहानी आ गई 1/4, इसका एलसीएम आएगा 36। तो ये हो गया 9 प्लस 4 13 प्लस 36 49। तो ये पूरी कहानी आ गई अंडर रूट के अंदर 49/4 इंटू 36, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू आर। मॉड का ध्यान रखना। तो ये हो गया 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11r माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। और ये हो गया 7 अपॉन में 6 इंटू 2 इज इक्वल टू आर। तो ये कैंसिल हो गया, ये उधर गया। तो 11r माइनस 12 हो गया 7r का मॉड। तो 11r माइनस, यहाँ से दो वैल्यू आएगी, एक 7r होगी और दूसरा 11r माइनस 12 जो होगा वो होगा माइनस 7r। तो यहाँ से r आ गया आपका, यहाँ बचेगा 4, तो ये हो गया 3 इधर से, और इधर से हो गया 18, तो 12/18 तो 2/3। r की दो वैल्यू आ रही है, क्या दोनों एक्सेप्टेबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि समझना, ये जो डिस्टेंस ए पॉइंट की डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से कितनी है? 2। ए पॉइंट की डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से कितनी है? ये इसके बराबर, वो किसके बराबर? 2 के बराबर। तो आर आपका, आर टेट्राहेड्रन के अंदर है, वो 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता। आगे बात समझ में, 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो 2 से बड़ा ये वाला रिजेक्ट हो गया। आंसर इज 2/3। मतलब कहने का ये है कि r, यदि r आप 3 लेते हो तो पॉइंट जो है 3,3,3 जो है वो इसके इक्वी डिस्टेंस तो है, ये जो प्लेन है एबीसी, मतलब उसकी जो डिस्टेंस है 3 के बराबर तो है, 3,3,3 की। बट दिक्कत ये है कि वो टेट्राहेड्रन के बाहर चला गया, मतलब टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी के बाहर चला गया। हमें तो पॉइंट अंदर है ना, तो डिस्टेंस क्या होगी? 2/3। मतलब r जो होगा वो तो होगा 2/3। आगे बात समझ में। सो क्वेश्चन नंबर 31 ओवर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन इन द प्लेन
ठीक, 32, x माइनस 1/9, y माइनस 2, y माइनस 1, z प्लस 3y माइनस 3, और प्लेन है 3x माइनस 3y प्लस 10z इज इक्वल टू 26। समझना भाई क्या करेंगे, समझना ध्यान से। ये प्लेन दे रखा है और एक कोई लाइन है, ये प्लेन है, ये लाइन है, तो इसका रिफ्लेक्शन निकालना। इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जैसे ये प्लेन बोलूं मैं, ये लाइन है, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये इस टाइप से। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो और दूसरा इस पे कोई एक पॉइंट ले लो, उसकी इमेज इसमें इस लाइन पर आएगी, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, बट एक और केस हो सकता है इसमें। कौन सा केस, कि ये प्लेन दिया और ये लाइन यदि पैरेलल हो गए, यदि पैरेलल हो गए तो क्वेश्चन और आसान हो गया। मैंने क्या बोला, प्लेन और यदि लाइन इंटरसेक्टिंग है तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो लाइन और प्लेन का, और एक पॉइंट इस पे कोई ले लो, इसका रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्टेड लाइन पे आएगा, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हमने लाइन की इक्वेशन लिख दी। दूसरा केस ये हो सकता है कि लाइन पैरेलल हो जाए, लाइन पैरेलल हो गई तो वो जो दूसरी लाइन आएगी नीचे, तो इसका ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी, तो डायरेक्शन रेशियो तो पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट, तो पॉइंट क्या करें, इस पर एक कोई भी पॉइंट ले लो, उसकी इमेज इसमें वो लाइन पे आएगी नीचे, रिफ्लेक्टेड लाइन पे। तो ये वाला देखते हैं कौन सा केस है। अच्छा, पता करें तो कैसे करें, ये जैसे लाइन है, यदि इस प्लेन के पैरेलल है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस प्लेन में आएगी, लाइन की डायरेक्शन इस प्लेन में उस डायरेक्शन वेक्टर जो है प्लेन में आएगा। तो कहने का मतलब कि प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और इसका डॉट और इस वेक्टर की डायरेक्शन का डॉट यदि हम चेक कर ले तो काम हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, 3 - 3 10, इसकी डायरेक्शन है 9 - 1 - 3, तो दोनों का डॉट है 27 + 3 - 30 दैट इज 0। कहने का मतलब ये है कि लाइन की डायरेक्शन और नॉर्मल वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है वो प्लेन में आ रही है, सॉरी लाइन प्लेन में नहीं आ रही, लाइन तो ऊपर है, लाइन प्लेन में नहीं आ रही है, लाइन जो है प्लेन के पैरेलल है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो प्लेन में आ रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन वेक्टर और नॉर्मल जो है वो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर हो गए। आगे बात समझ में, तो लाइन जो है वो पैरेलल है। अब हमें देखना है कि वो लाइन इसी में है क्या, तो आप क्या करो, कोई पॉइंट रख दो, जैसे 1, 2, -3, इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 1, 2, -3 नहीं कर रहा है, तो वो जो लाइन है प्लेन में नहीं है, एक कोई पॉइंट रख के देख लो। तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन तो हमें पता है लाइन की, क्या है डायरेक्शन, यही 9 -1 और -3, मतलब जो रिफ्लेक्टेड लाइन चाहिए, जो लाइन है रिफ्लेक्टेड लाइन ये है, उसकी डायरेक्शन तो सेम रहेगी क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब हमें पॉइंट चाहिए उस लाइन पर एक, तो उसके लिए आप क्या करो, बहुत ही सिंपल है। इस लाइन पर हमें, जैसे ये प्लेन था आपका, ये लाइन है, इस पर एक कोई पॉइंट है, तो रिफ्लेक्टेड लाइन जो होगी इसका जो इस पॉइंट जो पॉइंट लिया हमने 1, 2, -3, इसकी इमेज आप इसमें निकाल लो, पी डैश वो रिफ्लेक्टेड लाइन पे आएगा, और पी डैश के कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा, बीटा, गामा आ गया, तो लाइन की इक्वेशन हो गई है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन का ये आपको आना चाहिए कि इमेज कैसे निकालना है, मतलब इस पॉइंट की इमेज इस प्लेन में वो क्या हो जाएगी, x - 1 अपॉन में प्लेन कहाँ गया, ये है 3, 2D जैसे ही चलता है, बस यहाँ पर z और जोड़ देते हैं, y - 2 -3, z -+3 डिवाइडेड बाय 10, और इमेज निकालनी है तो -2 टाइम्स ये पॉइंट इसमें रख दो, तो 3 - 6 ये -30 -26 डिवाइडेड बाय a² + b² + c²। अंडर रूट मत लगा देना, अंडर रूट कब लगाते हैं हम, जब डिस्टेंस निकालनी होती है, इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर में नहीं लगता। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो x अल्फा हो जाएगा, y बीटा और z ये गामा। आगे बात समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 32। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, लेट a1, a2, a3, a4 be the areas of the triangular faces of a tetrahedron, and h1, h2, h3, h4 be the corresponding altitudes of the tetrahedron. If the volume of tetrahedron is 5 cubic units, then find the minimum value of a1, a2, a3 plus a4, h1 plus h2 plus h3 plus h4
इन क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 33। टेट्राहेड्रन के जो ट्रायंगुलर फेसेस है उनका एरिया A1 A2 A3 A4 और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड H1 H2 H3 H4। ठीक है, करस्पॉन्डिंग नहीं होगा तो चल जाएगा। तो A1 A2 A3 A4 और H1 H2 H3 ये क्या है? A1 A2 ये सब क्या है? एरिया है तो पॉजिटिव होंगे। एल्टीट्यूड्स लेंथ है वो भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो यहाँ लगेगा एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम। ये कहां से आ गया? क्योंकि एच एम लेंगे। अब बोलोगे कि सर हम एच एम तो लगाते ही नहीं है कभी, ये कब बोला? एच एम लगाएंगे तो गड़बड़ी तो होगी, जीएम ही लगाओ। Question number 33. Let A1, A2, A3, A4 be the areas of the triangular faces of a tetrahedron. H1, H2, H3, H4 with the corresponding altitudes of the tetrahedron. If volume of tetrahedron is 5 cubic units, then find the minimum value of A1, A2, A1 plus A2 plus A3 plus A4, H1 plus H2 plus H3 plus H4 in cubic units. Okay. Question number 33. तो यहाँ पर ट्रायंगुलर फेसेस का एरिया दे रखा है A1, A2, A3, A4 एंड एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं H1, H2, H3, H4। ठीक है, समझना। तो अच्छा, एरिया और एल्टीट्यूड की बात करें तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। ये कैसे? क्योंकि यहाँ पर इसका और H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो वो यही पॉसिबल है। तो डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A1 A2 A3 A4 पावर 1/4। Similarly, H1 plus H2 plus H3 plus H4/4 greater than or equal to H1 H2 H3 H4 पावर 1/4। दोनों को मैं ये 4 उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ A1, इधर हो जाएगा समेशन ऑफ H1, ये हो गया 4 स्क्वायर दैट इज 16, और ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 H1 H2 H3 H4। A1 से A4 का मल्टीप्लिकेशन, H1 से लेके H4 का मल्टीप्लिकेशन पावर 1/4। अब बात आती है कि इसको कैसे कैलकुलेट करें। अरे ये जो लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है 2 3 H2 H3। ठीक है, अब जो तुम्हें याद हो तो टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होता है, ये जैसे टेट्राहेड्रन है ए बी सी बेस है और ये जो है हवा में है। ठीक है, तो इसका जो बेस, इसका जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना? 5 क्यूबिक यूनिट है, 5 क्यूबिक यूनिट। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? इसका 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट या एल्टीट्यूड बोलो। याद आ रहा है? प्रिज्म की तरह इसका वॉल्यूम प्रिज्म की तरह होता है जो वॉल्यूम, ऐसे याद रखने को बोला गया था, याद है? जिनको याद भी है पता होना चाहिए, 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, तो मान लो ये जो बेस ABC है उसका एरिया A1 हो गया। ठीक है, और जो D से परपेंडिकुलर डाला एल्टीट्यूड वो मान लो D1 है, तो A1 D1 आपको पता चलेगा क्योंकि वॉल्यूम कितना है 5, तो A1 D1 कितना हो गया? 15, या इस केस में H1। तो अब एल्टीट्यूड 4 में से कोई सा भी हो, हमें तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन से दे रखा है, तो AI और H कुछ भी हो जाए वो कितना होगा? 15। तो 15 क्योंकि अब मान लो इसका एल्टीट्यूड ये है, मतलब इसके लिए क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं है ना कि उस प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला, उसकी लेंथ H1 है या H2 H3 H4 नहीं, बट ये तो कंफर्म है ना। यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन मान लो इसका एल्टीट्यूड ये हुआ तो उसको उसके साथ ले लिया। अब बोलो ये नहीं है तो ये होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको इसके साथ ले लिया। बात समझ पा रहे हो? तो हमने तो यही मान लिया कि यहाँ से एल्टीट्यूड H1 है इसके लिए,
तो A1H1, A2H2, A3H3, A4H4 सब बराबर होंगे किसके बराबर? 15 के बराबर। तो ये कहानी आगे 16 इंटू 15 पावर 4, फिर उसकी पावर 1/4, इसको मत भूल जाना। तो ये हो गया 16 इंटू 15, तो ये हो गया 8 और 240। तो मिनिमम वैल्यू पूछी इसने। सो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 240। आंसर इज 240। ओके। Question number 34. A line L on the plane 2x plus y minus 3z plus 5 is equal to 0 is at a distance 3 units from the point P 1, 2, 3. A spider starts moving from point A and after moving 4 units along the line x minus 1 by 2, y minus 2 by 1, z minus 3 upon minus 3. It reaches to point P and from P it jumps to line L along the shortest distance and then moves 12 units along the line L to reach at point B. The distance between points A and B is. Okay. So क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 34। लाइन एल जो है प्लेन में है, मान लो वो प्लेन ये वाला है, ठीक है, समझना। और लाइन एल इसमें है, ये लाइन एल हो गई, और ये प्लेन क्या दे रखा है? 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और पॉइंट P जो है 1,2, जो लाइन एल है वो पॉइंट P से 3 यूनिट पे है। वो पॉइंट P जो है 1,2,3 प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो पॉइंट P होगा वो प्लेन में ही है। तो ये जो डिस्टेंस है वो 3 दे रखी है। आई बात समझ में? पॉइंट P जो है 1,2,3 इस प्लेन पर ही आ रहा है, सेटिस्फाई करके देख लो, 0 हो रहा है। आगे बात समझ में? अब ये क्या बोल रहा है? स्पाइडर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट A एंड आफ्टर मूविंग 4 यूनिट्स अलोंग द लाइन x minus 1 by 2, y minus 2 by 1 and z minus 3 upon में minus 3। सबसे पहली बात तो इस पे पॉइंट है 1,2,3, मतलब ये जो लाइन है पॉइंट P से पास हो रही है, पॉइंट P से लाइन पास हो रही है, और इसका नॉर्मल वेक्टर जो है प्लेन का, नॉर्मल वेक्टर ये वाला वो है 2, 1, -3, और लाइन की जो डायरेक्शन वेक्टर है वो भी 2, -1, -3। मतलब ये जो लाइन है L डैश, वो लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन, परपेंडिकुलर। मतलब पॉइंट जो ए पॉइंट है इस लाइन पर है, उस पर ये 4 यूनिट चला। मान लो इसकी जो लेंथ है मार्कर की वो 4 यूनिट है, तो इस पर यहां से चला वो 4 यूनिट यहां तक चला। आगे बात समझ में? तो अब यहां हवा में तो नहीं बना सकते, तो ए पॉइंट हमने यहां बनाया, जैसे ये ए पॉइंट यहां बनाया। ये डॉटेड का मतलब ये है कि पॉइंट ये ए बाहर है, यहां पर है, ठीक है। और ये कितना डिस्टेंस बोला है? 4। आगे बात समझ में? अब उसने क्या बोला फिर आगे? मतलब ए से मूव किया यहां से वो 4 यूनिट, फिर कहां पहुंचा? पी पर। फिर क्या बोल रहा है कि पी से वो एल पर जंप करेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब वो ए से पी तक तो ऐसे आया और पी से यहां तक वो ऐसे ही जाएगा। और फिर आगे बोला है, और लाइन एल के अराउंड ये 12 यूनिट चलेगा। मान लो यहां तक पहुंचा, ये यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो हो गई आपकी 12 यूनिट। आगे बात समझ में? तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस इसने पूछी है, ये क्वेश्चन है। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? ये लाइन, यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई कि ये जो लाइन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन है, 1,2,3 से पास हो रही है। तो पॉइंट आपका यहां से स्टार्ट किया, 4 यूनिट यहां तक चला, फिर 3 यूनिट ऐसे चला, और फिर 12 यूनिट इस लाइन के अलोंग चला। इधर भी, इधर कहीं भी चल सकता है। आगे बात समझ में? ओके। तो हमें अब जो निकालना है वो क्या निकालना है? ए से बी के बीच की डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये हो जाएगी। तो 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 144 प्लस 9 ये हो गया। और ये कितना है? 4 यूनिट। तो यहां से यहां तक, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी की लेंथ। तो ए बी हो गया आपका अंडर रूट, इसका स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया 153। और ये कितना था? ए से पी की डिस्टेंस 4, तो ये हो गया 16। तो ए बी आ गया आपका 169, दैट इज 30। सो ए से बी की डिस्टेंस कितनी होगी? 30। आगे बात समझ में? फिर से एक बार मैं बोल दूं क्या हो रहा है यहाँ पर, नहीं समझ में आया हो तो। वो जो बोल रहा है कि लाइन एल डैश पे वो चल रहा है, एल डैश लाइन जो है परपेंडिकुलर है प्लेन की। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, वो 4 यूनिट ऐसे चला, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब यही डिस्टेंस जो गिवन है उस पर चला 3 यूनिट, फिर इस लाइन पे 12 यूनिट चला। तो हमने क्या किया, ये और ये, मतलब यहाँ से बी, पी से बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और फिर ये अगेन ये 90 डिग्री बना रहा है, तो दिस, ये एंगल कितना है?
ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए से बी की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ए से बी की, तो वही किया, इसका स्क्वायर प्लस 4, ये डिस्टेंस कितनी है 4 का स्क्वायर, तो वो हो गया 30। आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपका हो गया। ओके, ध्यान रखना भाई, इसमें एडवांस में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या मेन से कोई जेई की कोई सी भी एग्जाम हो, है ना, आपको जहां तक होता है कि कैलकुलेशन में ज्यादा आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े, ठीक है, कंसेप्चुअल वाइज ज्यादा रही, जैसे इस क्वेश्चन में देखने में बहुत लेंथी लग रहा है पर है कुछ में कुछ नहीं, आपको बस ये चीज दिख जानी चाहिए कि ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, इससे परपेंडिकुलर यदि हो गया तो कहानी खत्म हो गई। मतलब इसमें आपको कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी क्या, कैलकुलेशन बस इतना हुआ है, पाइथागोरस लगाना पड़ा 2 बार, बस काम हो गया आपका, ठीक है। बाकी देखने में कैसे लग रहा है ये, ओके। तो बस जो बताया जा रहा है आपको, जो क्लास में बताया गया था, क्लास नोट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद जो शीट हमारे पास है उसको अच्छे से कर लो, बस उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है।